हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं? एक बार चेक करो आप लोग भी। मैंने तो चेक कर लिया है, मेरी तरफ से तो आवाज़ सही जा रही है। आप लोग एक बार बताओ, आवाज़ क्लियर है सभी को? ठीक है। अभी तक क्या हुआ? मैं यहाँ दिख क्यों नहीं रहा हूँ? कल वाली डीपीपी मैं सॉल्व कराऊंगा परसों, सॉरी कल। कल डिस्कशन में, ठीक है? चलें, चलो इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। या बोल रहे हैं कि P जो है वो x1 x2 xn है जहां x1 0 है। Q जो है वो x1 x2 xn है जहां x1 इंटू x2 0 है। बी सबसेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस Rn विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट P and Q. P is not a subspace of Rn, Q is subspace of Rn, both P and Q are subspace of Rn. P is subspace of Rn and Q is not subspace of Rn, neither P nor Q is a subspace of Rn. ये तो सबने कर दिया होगा। चलो मैं आपको 10 समय दे रहा हूँ, कितने सेकंड का दूँ? 60 सेकंड्स का देता हूँ। आप लोग ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, ठीक है? 60 सेकंड्स का समय दे रहा हूँ। देखो, कमेंट्स में आंसर मत दिया करो प्लीज़, मैंने पहले बोला है। सारा मजाक किरकिरा कर देते हो यार तुम लोग, ठीक है? ऐसे सारा मजा मत किरकिरा किया करो। चलो ठीक है, जब तुम बोल ही रहे हो तो नहीं करा रहा मैं, और क्या, तुम्हारे ही सहारे चलता हूँ मैं। और कल शाहिद को बुरा लग गया था। शाहिद क्लास में हो आप? हाँ जी, शाहिद जी क्लास में हैं कि नहीं? चलिए, शायद मैं ज़्यादा गुस्सा कर जाता हूँ कभी कभी, बट यार मुझे निराशा होती है तो मेरे मेरे अंदर का वो होता है नहीं, क्या नाम है, गुबार बाहर आ जाता है। ठीक है, शायद थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए एक टीचर को। बट ऐसा मैंने कुछ नहीं बोल दिया था, बस इतना ही कहा था कि आगे का क्यों पूछ रहे हो, है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साहिल। तो भाई अगर किसी को बुरा लग जाया करे ना मेरी बात का, तो बुरा मत माना करो यार, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या होता है, जैसे जब तुम घर पे होते हो तो जिनसे तुम अपने घर में जिनसे प्यार करते हो, सबसे प्यार करते हो ऑब्वियसली, तो क्या उनसे लड़ाई नहीं करते हो? क्या गुस्सा हो जाता है कभी कभी? इंसान को गुस्सा आ जाता है। तो वही बात यहाँ पे भी है। जब हम यहाँ 2 घंटे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं ना, तो एक तरीके से पारिवारिक माहौल हो जाता है। तो उसमें गुस्सा भी आता है, उसमें किसी की खिंचाई भी हो जाती है, ये सब चलता रहता है, ठीक है? तो इतना दिल पे मत लिया करो। ये वाला तो डायरेक्टली सब स्पेस हो जाएगा, मतलब इसमें चेक करने की क्या जरूरत है? ये कह रहे हैं कि भाई वो सारे कंपोनेंट आर एन के लेने हैं, मतलब वेक्टर्स आर एन के लेने हैं जिनका पहला कंपोनेंट 0 हो, है ना? तो अगर मान लो मैंने एक एक्स ले लिया, सपोज करो x1 x2 xn, तो इसका मतलब x1 का वैल्यू 0 होगा। मान लो मैंने y ले लिया, y1 y2 yn, तो y1 का वैल्यू क्या होगा? 0। अब अगर मैं x माइनस वाई करूं तो वेक्टर बनेगा x1 माइनस y1, x2 माइनस y2 एंड सो ऑन xn माइनस yn। अगर आप देखें तो x1 माइनस y1 की वैल्यू 0 है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि x1 भी 0 है, y1 भी 0 है। तो जो भी Rn का वेक्टर जिसका पहला कंपोनेंट 0 हो, वो किसका वेक्टर बन जाता है? P का। तो मतलब ये P में आ जाएगा। ऐसे जब आप अल्फा x करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा x1, अल्फा x2 एंड सो ऑन अल्फा xn। अब x1 0 दिया हुआ है तो अल्फा x1 भी क्या होगा? 0। और जैसे ही वेक्टर का पहला कंपोनेंट 0 हुआ, किसका वेक्टर बन गया? वो P का। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, और 0 वेक्टर डेफिनेटली इसमें है,
जीरो वेक्टर डेफिनेटली पी में है, क्योंकि जीरो वेक्टर का तो हर कंपोनेंट जीरो होता है, तो पहला वाला भी जीरो होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये हो जाएगा। कल होमवर्क दिया था कोई? अच्छा, अभी उस पर डिस्कशन करते हैं। और ये बेचारा क्यों नहीं बन पाया, क्यू सब स्पेस क्यों नहीं बन पाया? तो क्यू सब स्पेस इसलिए नहीं बन पाया, सपोज करो इसमें क्या कहा है कि x1 इंटू एक्स करके क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। x1 इंटू एक्स करके जीरो आना चाहिए। तो जैसे मान लो मैं x ले लेता हूं 1 0 0 0 0 सारे जीरो, और मान लो मैं y ले लेता हूं 0 -1 0 0 0 सारे जीरो। तो यहां देखो x1 x2 जीरो है, यहां पे भी x1 x2 जीरो है, तो ये q का एलिमेंट है, ये भी q का एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं x माइनस वाई करूंगा तो x माइनस वाई आ जाएगा 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 1, है ना, माइनस माइनस 1 1 हो गया, एंड सो ऑन सो ऑन। अब ये x1 x2 करने पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब x माइनस वाई जो है वो q में नहीं बिलोंग कर रहा। तो x और y दोनों q में है, लेकिन x माइनस वाई q में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए q सब स्पेस नहीं है। तो p सब स्पेस है परंतु q सब स्पेस नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कल की बात करते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। अच्छा, आज मैंने बताया भी नहीं कि मैं क्या कराने वाला हूँ क्या नहीं कराने वाला हूँ, बस शुरू हो गया। हमने लास्ट क्लास में ये टॉपिक किया था, लीनियर स्पैन, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर स्पैन। आज की क्लास में हम ये टॉपिक करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर स्पैन और एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये सेकेंड वाला टॉपिक मैं क्यों कराने जा रहा हूं आपको? अच्छा, ये सेकेंड वाला टॉपिक मैं क्यों कराने जा रहा हूं आप लोगों को? क्योंकि आगे जो कुछ भी हम करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा में, बिना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना जाने बड़ा मुश्किल हो जाएंगी चीजें। चाहे लीनियरली डिपेंडेंट चेक करना हो, चाहे लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना हो, चाहे स्पैन चेक करना हो, कुछ भी चेक करना हो, आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बार बार सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। यू विल ऑलवेज एंड अप हैविंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो उसको सॉल्व करने का, उसका थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। बट अभी जो बहुत ही लो लेवल पे पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन में, वहाँ आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। एलिमिनेशन मेथड, रो ऑपरेशंस वगैरह लगा के जो करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट बिफोर दैट मैंने आप लोगों को ये एग्जाम होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? होमवर्क क्या दिया था? ये था कि भाई R2x3 का बताओ किससे स्पैन हो रहा है। R2x3 क्या होता है पता है? इसमें एलिमेंट आते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23, जहां पे ये सारे AIJs रियल नंबर होते हैं फॉर एवरी I रनिंग फ्रॉम 1 2 एंड J रनिंग फ्रॉम 1 2 3। ठीक है, हमने कहा था कि आपको इसका स्पैनिंग सेट निकालना है। मैंने स्पैनिंग सेट निकालने का तरीका बताया है आपको। मैंने तरीका क्या बताया? किसी का भी स्पैनिंग सेट निकालना है तो आपको क्या करना है, जैसे इसका स्पैनिंग सेट निकालना है तो पहले देख लो इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं, मतलब जो वेरी कर रहे हैं। तो इसमें ये सारे ही वेरी कर रहे हैं। तो क्या करना होता है, यहां पहला वेरिएबल लिखो A11, उसके बाद जिस जगह पे A11 है वहां 1 लिख दो, बाकी सबको 0 लिख दो। फिर ऐसे ही दूसरा वेरिएबल है अपना A12, तो वहां पे 1 लिखना, बाकी सबको 0 कर देना। फिर ऐसे अगला वाला है अपना A13, तो यहां पे 13 पे 1 लिखना, बाकी सबको 0 कर देना। ऐसे ही अगला है अपना A21, तो यहां पे 1 लिखोगे, बाकी सबको 0 कर दोगे। फिर ऐसे अगला अपना A22, तो यहां पे 1 लिखोगे, बाकी सबको 0 कर दोगे। फिर ऐसे अगला A2, आपके ये आए हैं एलिमेंट, ये वाले। आप क्या देख पा रहे हो यहां से कि हर एलिमेंट R2x3 का इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? एवरी एलिमेंट ऑफ R2x3 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 6 एलिमेंट्स। ये 6 एलिमेंट, ये ठीक है, मैट्रिसेस, ये 6 मैट्रिसेस हैं, उनसे स्पैन हुआ है। तो क्या हो जाएगा, किस सेट से स्पैन हो जाएगा ये? मान लो मैं इनके नामकरण कर देता हूं।
ध्यान सुनना, मैं इन मैट्रिसेस के नाम रख रहा हूं। नामकरण जो हो रहा है वो खास प्रॉपर्टी से हो रहा है। इसमें कौन सी पोजीशन पे वन है? 1th पोजीशन पे, पहली रो पहले कॉलम पे, ठीक है ना। अच्छा, मॉड एक्स मॉड वाई वाला कह रहे हो क्या? मैट्रिक्स थ्योरी आप कराएंगे ना सर? मैट्रिक्स थ्योरी जितना जरूरी हो तो कराऊंगा ही ऑब्वियसली। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया। इसका नाम मैं रख रहा हूं E11। क्यों रखा? क्योंकि E11th प्लेस पे वन है। इसका क्या नाम रखूंगा बता सकते हो? E12। कौन सी पोजीशन पे वन है वही सफिक्स में लगाना है। इसका क्या नाम रखूंगा? E13। इसका क्या नाम रखूंगा? E1, इसका नाम है E21। इसका नाम क्या रखूंगा? E22। मैं रख रहा हूं ये नाम, ठीक है। हम आपस में यही बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम बोलेंगे कि किससे स्पैन हुआ है। तो किससे स्पैन हुआ है? जो आपका R2x3 है वो किससे स्पैन हुआ है? किसका लीनियर स्पैन है ये? इन 6 वेक्टर्स का। कौन कौन से वेक्टर हैं? E11, E12, E13, E21, E22, E23। ठीक है, आई बात समझ में? सर जहां जे के आई के होगा वहां वन होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो वहां 1 2 है, वहां पे तो नहीं वन है, मतलब वहां पे आई जे बराबर नहीं है। सिंपल फंडा ये, जहां वन है, जहां वन है उसी पोजीशन को सफिक्स में लगा दो, मतलब नाम रखने में। अब तुम अगर ये नाम नहीं रखना चाहते तो तुम इसके नाम रख दो ABCDEF, ऐसे कर दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं ये नाम लिखने से फायदा ये हो रहा है कि जब मैं इसको और जनरलाइज करूंगा 2x3 की बजाय जब मैं यहां M×n लूंगा तो अपने पास ऐसे ही टोटल M×n मैट्रिसेस आएंगी। जैसे यहां पे टोटल 6 मैट्रिसेस क्यों आई हैं? क्योंकि 2×3 है। ऐसे जब हम M×n मैट्रिसेस का कलेक्शन लेंगे तो वहां पे M×n मैट्रिसेस आएंगी, है ना। कितनी मैट्रिसेस आएंगी? M×n। तो इसी तरीके से इन जनरल आप देख पाएंगे, इन जनरल जो आपका R_m×n है वो स्पैन हो जाएगा इन मैट्रिसेस से। किससे? E11, E12, E13 डॉट 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 E1n, फिर E21। ये मैट्रिसेस हैं, ये पूरी मैट्रिक्स नहीं, ये सेट है, इसके एलिमेंट मैट्रिसेस हैं। A21, E22, E23 डॉट 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 E21 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, EM1, EM2, EM3 डॉट 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 EMN। ठीक है, तो इससे पूरा का पूरा आपका R_m×n स्पैन हो जाएगा। ठीक है ना। कौन स्पैन हो जाएगा? R_m×n ओवर R। किसके ऊपर वेक्टर स्पेस इसको मान रहे हो? R के ऊपर। ठीक है, बोलो। ठीक है भाई, तो टोटल कितने मैट्रिसेस हैं? ये mn मैट्रिसेस हैं। कितनी हैं? mn। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। ये क्वेश्चन दिया था कि अगर s जो है वो एक्स वाई हैं जिनके लिए मॉड एक्स बराबर मॉड वाई, सॉरी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 1 हो, R2 का सबसेट, तो वी एक्चुअली हैड टू टॉक अबाउट LS। हमको बात करनी थी LS की। किसकी बात करनी थी? LS, है ना। LS क्या आएगा यही पूछा गया था। मैं LS बता दूंगा क्या आएगा, तुम उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है, जो भी आंसर होगा टिक कर लेना। अब देखना ध्यान से, जो मैंने कल आपको कराया था क्वेश्चन, उसमें आपने गौर किया होगा तो मैंने 2 स्पेशल टाइप के वेक्टर लिए थे, 1,0, 0,1। पता है क्यों लिए थे? क्योंकि मैंने उसी दिन क्लास में आपको बताया था कि जो आपका Rn होता है, R2 होता है, वो 1,0, 0,1 से स्पैन हो जाता है। स्पैन हो जाता है का मतलब 1,0, 0,1 का स्पैन निकालोगे, लीनियर स्पैन, तो पूरा R2 आ जाएगा। तो ये देखो, क्या 1,0, 0,1 यहां पे भी तो नहीं है? ठीक है, क्या 1,0, 0,1 यहां पे भी तो नहीं है? देखो, अगर मैं मॉड 1 प्लस मॉड 0 करूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब 1,0 S में है। अगर मैं मॉड 0 प्लस मॉड 1 करूं तो क्या आएगा? 1 आएगा।
इसका मतलब 0,1 भी एस में है। ठीक है, 0,1 भी एस में है। तो अगर 1,0 0,1 दोनों एस में है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सेट अगर मैं बनाऊं 1,0 0,1 तो ये किसका सबसेट बनेगा? इसके दोनों एलिमेंट एस में है तो ये एस का सबसेट बनेगा। अब व्हाट इज द लीनियर स्पैन ऑफ 1,0 एंड 0,1? ये मैंने कल आपको बताया था, लीनियर स्पैन ऑफ 1,0 0,1 R2 होता है ना। और कल मैंने एक फैक्ट बताया था जाते जाते कि अगर आपका कोई S1 है, जैसे ये S1 है, इसका नाम मैंने S1 रख दिया, अगर कोई S1 किसी S का सबसेट है और अगर S1 का स्पैन पूरा V आ जा रहा है तो S का स्पैन भी पूरा V आ जाएगा। आप यहां पे यही तो बोल रहे हैं, ये आप S1 है तो S1 का स्पैन किसके बराबर बोल रहे हैं आप? R2 के बराबर। और S1 किसका सबसेट है? S का। तो मैंने कल रिजल्ट बताया था कि जो स्पैन S का होगा वो भी R2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो LS है वो पूरा R2 हो गया। तो LS सब स्पेस है। क्या LS S के बराबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि R2 में तो सारे ही XY आते हैं, जबकि LS में केवल वही आ रहे हैं जिनका mod X प्लस mod Y 1 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो। ठीक है ना, mod X प्लस mod Y 1 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। दरअसल ये बनता है, दिस बिकम्स अ डायमंड, डायमंड शेप का बनता है ये ऐसा। मतलब ठीक है, उतनी ठीक की लाइनें नहीं बनाई है मैंने, बट ये बनता है आपका डायमंड शेप का। ठीक है, यहाँ आपका 1,0 हो जाएगा, यहाँ आपका 0,-1 हो जाएगा, यहाँ आपका -1,0 हो जाएगा, यहाँ आपका 0, सॉरी 0,-1 यहाँ होगा। ठीक है, आई बस समझ में। तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब ऐसे कुछ भी आपको दे सकते हैं, ऐसे बस तुमको सोचना है, ज्यादा ज्यादा गणित नहीं लगानी इसमें, कम गणित लगानी है। ठीक है, मैथमेटिक्स कम है इसमें, दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगाना है, सोचना है कि इसको कैसे अप्रोच करें। ठीक है, तो लीनियर स्पैन मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, किसकी बात कर रहा हूं? इलिमिनेशन मेथड फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जानना बहुत जरूरी है, इलिमिनेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे करेंगे इलिमिनेशन मेथड? क्या होता है, तुम करते प्राइमरी से आ रहे हो, लेकिन वही है कि कभी एफ एस नॉट इक्वल टू एस भी होगा। हाँ बिल्कुल, एफ एस नॉट इक्वल टू एस होगा ना, क्योंकि एफ एस R2 आया है और एस R2 है नहीं, है ना। तो एल एस नॉट इक्वल टू एस होगा, क्योंकि एल एस R2 आया है और आपका एस तो R2 नहीं है ना, क्योंकि R2 में तो सारा ही आ गया और ये तो केवल इतना, ये 4 लाइनें हैं बस, ये वाला हिस्सा है बस, ये और ये 4 लाइनें बस ऐसे हैं और कुछ नहीं, ये 4 लाइनें। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड आप कर रहे हैं बचपन से ही, लेकिन आपको कभी आभास नहीं हुआ कि आप एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, नहीं। और कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन में शायद पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं किसी ने नहीं पढ़ा है, तो मैं उस हिसाब से कराऊंगा। देखो, हमारे पास 3 रो ऑपरेशंस होते हैं। रो ऑपरेशंस 3 ही होते हैं एक्चुअली। पहला होता है कि आप किसी एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन होता है कि आप किसी एक रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस वो नॉन जीरो होना चाहिए। और तीसरा है जो काफी काम आता है कि आप किसी रो में, है ना, किसी दूसरी रो का कांस्टेंट मल्टीपल जोड़ सकते हैं। याद रखना, यहां पे जो है वही रो होनी चाहिए। मतलब जैसे मैं ऑपरेशन लगाऊं कि R2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा R3 प्लस R4 से, तो ये ऑपरेशन गलत है। जो यहां पे है यहां पे तो वही रहेगा, जो यहां है यहां वही रहेगा, यहां जो मर्जी वो कर दो।
ठीक है ना। जो आई यहां है वही आई यहां होगा, यहां वाला जो जे है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। तो ये तीन ऑपरेशन हम यूज करते हैं, किस पे यूज करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स पे। इनको बोला जाता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है ना, क्लियर है। एलएस तो प्रॉपर सब स्पेस नहीं होगा ना, एलएस तो पूरा आर2 हो गया ना। एलएस तो बेटा पूरा आर2 आ गया ना, तो प्रॉपर सब स्पेस कैसे होगा। प्रॉपर सब स्पेस मतलब होता है जो आर2 के बराबर ना आए। प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर सबसेट हो और सब स्पेस बन जाए। ठीक है, बोलो। ठीक है यहां तक सब। ठीक है, लैग नहीं कर रहा है, मैं थोड़ी दूर के लिए उधर गया था। देयर इज नथिंग लैगिंग। है भाई, हेल्थ मेरी सही है। क्या हो गया मेरी हेल्थ को, ऐसा क्यों आभास हुआ तुमको। सही है, सही है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। थोड़ा जल पी लेता हूँ ना मैं, अगर मतलब थोड़ी सी आवाज़ फट रही है। चलो ठीक है, केवल यही तीन ऑपरेशन लगा सकते हो और कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते हम। ठीक है, केवल यही तीन ऑपरेशन। ठीक है ना, बच्चे बहुत गलती करते हैं थर्ड वाले में। ठीक है, हाँ कॉलम ऑपरेशन भी ऐसे लगा सकते हो, लेकिन जो इलिमिनेशन मेथड होता है उसमें कभी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगता। याद रखना, जब हम सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इलिमिनेशन मेथड, हम कभी भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। बट यस, कॉलम ऑपरेशन भी होते हैं ऐसे ही, बट वो कभी अप्लाई करेंगे ही नहीं। वो रैंक वैंक निकालने के लिए अप्लाई करते हैं। कॉलम ऑपरेशन ऐसे लिख सकते हो आप, सेम ऐसे ही होते हैं। तीन ऑपरेशन कॉलम के भी होते हैं कि आप किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, या फिर किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो कांस्टेंट से, या फिर आप किसी कॉलम को रिप्लेस करते हो दैट कॉलम इनटू कांस्टेंट टाइम अनदर कॉलम। ठीक है, तो वही तीन ऑपरेशन जो रोज के लिए हैं, वही तीन ऑपरेशन कॉलम्स के लिए भी। अरे नहीं यार, मेरी तबीयत एकदम सही है। कौन बच्चा बोल रहा था ऐसा, बुला के लो मेरे सामने उसको। ठीक है, मेरे से मिलना है, दिल्ली आ जाओ, मुझे बता देना कहाँ मिलना चाहते हो, मिल लेते हैं। उसमें क्या है ना। और मेरे से मिलना ज़्यादा अच्छा लगेगा जब तुम बढ़िया नंबर ले आओगे यार, तो बड़ा गर्व होगा मुझे मिलके। नहीं वैसे भी अच्छा लगेगा मुझे तुमसे मिलके, लेकिन तब बात ही अलग होगी, है ना। तो कोशिश करो फर्स्ट क्लास बढ़िया रैंक ले आओ, फिर मिलते हैं, पार्टी करते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मुझे सॉल्व करना है, ये इक्वेशन कहीं से आ गया। मान लो आ गया मेरे पास 2α1 प्लस α2 प्लस α3 बराबर 0। मान लो α2 प्लस α3 बराबर 1 और α1 प्लस α2 बराबर, सपोज करो α1 प्लस α2 बराबर के दो 5। 5 ज्यादा हो गया, चलो 1 ले लेते हैं। मान लो ये मेरे पास आ गया है और मुझे इसको सॉल्व करना है। कभी कभी 3 4 भी हो सकते हैं, 5 इक्वेशन भी हो सकती हैं। 5 तक तो ज्यादा नहीं जाता, 3 4 तक आ सकता है। ठीक है, तो ये मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इसको मैट्रिक्स में लिखते हैं। ठीक है ना, पहले इसको किस में लिखते हैं, मैट्रिक्स में। ठीक है, हाँ किसी भी कांस्टेंट आरआई में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। अभी कोई पूछ रहा है कि कोई मुझे बताएगा कि क्या थर्ड वाले ऑपरेशन में भी आरआई को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, पहले कर दो, अब बात अलग है, लेकिन यहां पे ऐसे कभी मत करना कि आर आई गोज टू सम अदर कॉन्स्टेंट इनटू में दिस, ये नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर तुमको चाहिए मल्टीप्लाई करना है तो पहले ही कर लो उसको, उसके बाद ये वाला ऑपरेशन लगाओ, बट साइमल्टेनियसली नहीं। ठीक है, ओके, जैसे इसको सॉल्व करना है तो पहले इसका मैट्रिक्स लिखते हैं। इसका मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, इधर देखना प्लीज, सब इधर देखना। मैट्रिक्स लिखने के लिए पहले अल्फा 1 के कोफिशिएंट लिख लेते हैं। जैसे यहां पे 2 है, यहां पे नहीं है तो यहां बना दो, नहीं है तो बना दो, मतलब नहीं है तो लिख दो। ठीक है, अपने से लिख दो। तो जैसे यहां पे नहीं है अल्फा 1 वाला, तो मैं 0 अल्फा 1 कर दूंगा। तो पहले अल्फा 1 के सारे कोफिशिएंट लिख लो अल्फा 1 के साथ, जैसे यहां 1 है, अल्फा 1 के साथ जो है सबको लिख लो 2 0 1। ठीक है, फिर अल्फा 2 के साथ जो है सबको लिख लो, यहां 1 यहां 1 यहां 1, तो अल्फा 2 के साथ लिख लो 1 1 1। फिर अल्फा 3 वाले लिखो, यहां अल्फा 3 नहीं है तो यहां 0 अल्फा 3 कर दो, तो यहां पे भी आ गया 1 1 0। उसके बाद एक लाइन लगाओ ऐसे, ये मैट्रिक्स लिख लिया आपने यहां से, फिर ये लाइन लगाई मैंने खड़ी, उसके बाद 0 1 1, ये जो बराबर में लिखा है उसको लिख लो। ये कैसे लिखना है ये समझ में आया, ये बताओ मुझे, ये कैसे लिखना है समझ में आया, बोलो। ये कहां से लिखा है समझ में आया, कैसे लिखा, बताओ भाई, ये ठीक है। ठीक है, अब क्या करोगे मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। पहला काम जो करना है वो करना है कि डायगोनल की नीचे की सारी एंट्री 0 करनी है। क्या काम करना है, डायगोनल की नीचे की सारी एंट्री 0। क्या काम करना है, फिर से बोलो, डायगोनल की नीचे की सारी एंट्री 0 करनी है। ये मैट्रिक्स लिखने के बाद डायगोनल की नीचे की सारी एंट्रीज क्या करनी है, 0। ठीक है, तो देखो ये तो ऑलरेडी 0 है, अब मुझे इसको 0 करना है। ठीक है, अच्छा, इसको 0 करने के लिए आप क्या ऑपरेशन लगा सकते हो, अगर मुझे इसको 0 करना है तो फिर से मैं इधर लिख लेता हूं, मेरे पास मैट्रिक्स है 2 0 1, और क्या है 1 1, और क्या है यहां पे भी 1 1, और क्या है 1 0, और इधर 1 1 0, नहीं 0 1 1 0 1 1 ऐसे है। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने क्या कहा, डायगोनल के नीचे की एंट्रीज को क्या करना है, 0, डायगोनल के नीचे की एंट्रीज को। ठीक है, डायगोनल के नीचे की एंट्री को 0 करना है, ये ऑलरेडी 0, इसको 0 करना है। इसको कैसे 0 करोगे, इसको कैसे 0 करोगे, तो अगर ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना प्लीज, ये ऑपरेशन लगाना ही कला है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। इसमें ऐसा क्या माइनस कर दूं कि 0 हो जाए, तो और कौन सी रो माइनस करोगे, ऑब्वियसली यहां तो 0 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो इसमें माइनस करने के लिए, यहीं से होगा जो होगा, मतलब पहली रो और थर्ड रो से ही मुझे कुछ लेना पड़ेगा, सेकेंड रो तो इस एंट्री के लिए किसी काम की है नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां तो 2 है, तो यहां 1 कैसे बनाया जाए, तो तरीका है R3, मतलब थर्ड रो को, थर्ड रो में माइनस कर दो इसका हाफ, पहली रो का हाफ। क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है मुझे, कमेंट्स में बताइए प्लीज, कमेंट्स में बताइए कि पहली रो में, नहीं मैंने कहा डायगोनल के नीचे की एंट्री 0 करनी है बेटा, तो थर्ड रो में पहली रो का हाफ माइनस कर दें। ठीक है, हाँ ये भी आप कर सकते हो, तो ये 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना। या आप ये भी कर सकते हो जो अभी किसी ने बताया, कि आप पहला काम क्या करो, आप पहले R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद फिर जो आ गया नई रो बन जाएगी 2 2 0 2, उस R3 में फिर उसके बाद माइनस कर दो R1 को। ये भी कर सकते हो, पहले ये लगाओ फिर ये लगाओ, तब भी काम बन जाएगा। ठीक है,
तो ये देखो, आपको जज करना है कि आपको कौन सा काम करने में सहूलियत हो रही है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसमें। रूल्स यही है कि बस वो जो 3 ऑपरेशन लिखे थे वही लगाने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। हाँ, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। आप पहले R3 को R1 से इंटरचेंज कर लो, उसके बाद माइनस कर दो R3 में से R1 को। देयर आर सो मेनी वेज, बट मकसद एक ही है। मकसद क्या है कि डायगोनल के नीचे की एंट्रीज को 0 करना है, मकसद नहीं बोलना है ना। कोई कॉमेडियन है ना। चलो, मकसद क्या है कि डायगोनल की नीचे की एंट्रीज को 0 करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो ये है कि मैं पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं। किसको किसको? R1 को R3 के साथ। मैंने बता दिया, आप कैसे भी करो, बस मुझे डायगोनल के नीचे की एंट्री 0 चाहिए। तो जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली पूरी रो यहां लग जाएगी, मतलब 1 1 0 1, ये पूरी रो ऊपर लग गई। और ये सेकेंड वाली रो में कोई फर्क नहीं पड़ा। थर्ड रो में पहली रो लिख दी मैंने। अब क्या करना है, अब आपको इसको 0 करना है, 2 को। ठीक है कि नहीं? तो R3 गोज टू R3 माइनस 2R1 करना, क्योंकि जब मैं इसमें इसका ट्वाइस माइनस करूंगा तभी 0 होगा। मुझे बाकी नहीं सोचना, बस मुझे वो कहते हैं ना, ये क्वेश्चन हमको प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बाकी टेंशन छोड़ो, बस इतना देखो कि तुमको इसको 0 करना है। वही मैं कह रहा हूं कि बाकी टेंशन छोड़ो, प्रेजेंट में जियो कि अभी क्या करना है। बाकी जो होगा हो जाएगा, मुझे बस इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसमें इसका ट्वाइस माइनस कर सकता हूं, हो गया 0, है ना। तो जब मैं ये माइनस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, याद रखना, ऐसे बराबर मत लिख देना। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, ऐसे बोलते हैं ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है। बस तुम्हें सिंबल लगा देना, और कोई मतलब नहीं, बस सिंबल लगा देना, ठीक है ना। ऐसे बराबर मत लिखना गलती से भी। अब क्या होगा, पहली रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज। सेकेंड रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज। थर्ड रो में फर्क पड़ जाएगा, है ना। थर्ड रो में क्या होगा, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, फिर 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 2 माइनस 2। अभी भी डायगोनल के नीचे की सारी एंट्री 0 नहीं हुई है, अभी ये -1 बचा हुआ है, ठीक है ना, माइनस बचा हुआ है। तो अब क्या करोगे, इसको 0 कैसे करोगे, ध्यान से देखो। इसको 0 करने के लिए इसमें अगर मैं ये वाला जोड़ दूं तो ये 0 हो जाएगा। इसमें अगर मैं ये वाला जोड़ दूं तो R3 गोज टू R3 प्लस R2। कुछ कहेंगे सर ये वाला भी तो जोड़ सकते थे, तो बेटा ये वाला जोड़ने पे ये तो 0 हो जाएगा, पर ये 0 चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि फिर 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, जबकि यहां तो 0 बना के रखना है। समझ रहे हो। तो करने को इससे भी जोड़ सकते थे, पर ये एंट्री चेंज हो जाएगी, इसलिए इससे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मुझे वो एंट्री चेंज नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा R2 के साथ, और ये आ जाएगा अपना 1 1 0 0 1 1 0 0, और 1 प्लस 1 हो गया 2, और यहां पे 1 1, और -2 प्लस 1 हो गया 1, सॉरी -1, ठीक है। अब क्या करना होता है, दोबारा इक्वेशन लिखनी होती है। दोबारा इक्वेशन कैसे लिखते हैं, दोबारा इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, इधर देखना। पहली रो तो हो जाएगा α1 1 इंटू α1, फिर प्लस 1 इंटू α2 प्लस 0 इंटू α3 बराबर 1। फिर दूसरी रो तो 0 इंटू α1 प्लस 1 इंटू α2 प्लस 1 इंटू α3 बराबर 1। फिर तीसरी रो 0 इंटू α1 प्लस 0 इंटू α2 प्लस 2 इंटू α3 बराबर -1। तो इसको ये ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले यहां से α3 की वैल्यू निकालो, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया,
तो यहां से अल्फा 3 की वैल्यू आ गई आपकी -1/2। अब ये अल्फा 3 की वैल्यू यहां पुट करो तो अल्फा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहां से आपका ये हो जाएगा, ये तो 0 ही है, तो यहां से बनेगा अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बराबर 1, लेकिन अल्फा 3 माइनस हाफ आया है, तो ये रहेगा अल्फा 2 माइनस हाफ बराबर 1। तो इसका मतलब अल्फा 2 बराबर 1 प्लस हाफ, तो इसका मतलब अल्फा 2 बराबर 3, अल्फा 2 बराबर 3/2। सही लिखा है ना। फिर ये अल्फा 2 की वैल्यू, ये अल्फा 3 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ऐसे ही फाइंड करो अल्फा 1। समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर हुआ क्या करना है इसमें? नहीं आकृति, ऐसा कोई माइनस साइन नहीं आता बेटा। मैं क्लियर कर दूं, वो माइनस साइन रोज को इंटरचेंज करने पे तब आता है जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे होते हैं। अभी हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो कोई ऐसा चेंज नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, अल्फा 1 की वैल्यू माइनस हाफ आ रही है, ठीक है। आ गया है समझ में? ठीक है, तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब इसका क्या फायदा है, जैसे कैसे चेक करोगे, हाउ टू चेक वेदर अ वेक्टर इज इन द स्पैन। क्वेश्चन क्या है, कैसे पता लगाओगे कि कोई गिवन वेक्टर स्पैन में है या नहीं है, ठीक है। अरे यार, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लग रहा है, ये समझ जाना। कैसे पता लगाओगे, जैसे आपसे कह दे सर मैंने पूरा रो रिड्यूस करके देख लिया है कि अल्फा 1 2 3, हाँ अल्फा 1 2 3 क्या होगा, मतलब नहीं समझा मैं। अच्छा, मेरे अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज का सम 1 नहीं आ रहा, इसकी इतनी हिम्मत। अल्फा 2 और अल्फा 3 का सम 1 आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहा भाई। अल्फा 2 कितना आया है 3/2, और अल्फा 3 कितना आया -1/2। ऐसे मत कहा करो यार। तो 3 -1 2/2 1 ही तो आ रहा है यार, क्या हो गया। अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 करो ना, 3 -1 2 हो गया, 2/2 1 ही तो आ रहा है। यहां पे यूनिक आया है, लेकिन हमेशा यूनिक आया नहीं। मैं क्लियर कर दूं, हमेशा यूनिक सोल्यूशन आया जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा सोल्यूशन भी आ सकते हैं। यहां यूनिक आया है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कोई सोल्यूशन ना आए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई भी सोल्यूशन ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो या तो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, या फिर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म क्या है, छोड़ो ना, देखो नाम में कुछ नहीं रखा सूरज, उस पर जाओगे टेक्निकलिटी में तो वही है कि थोड़े से भटक जाओगे। वो मैं कराऊंगा जब आएगा समय, उसका भी आएगा। मैंने एक्चुअली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो हिस्सों में बांटा हुआ है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने एक हिस्सा बांटा हुआ है रो रिडक्शन टू इक्लन फॉर्म से, और एक मैंने बांटा हुआ है कि थ्योरी कैसे करनी है उसकी, ठीक है। तो जब आएगा वो टॉपिक तो मैं उस पर जाऊंगा। अभी मेरा बस मकसद इतने से पूरा हो रहा है, क्या मुझे बस जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिखे तो एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना है बस, ठीक है। आपकी वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, थोड़ा कैलकुलेशन चेक करो यहाँ बेटा, कहीं गड़बड़ हो सकता है। नहीं, बिल्कुल वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती हैं, डिफरेंट ऑपरेशन लगाओ चाहे कुछ कर लो, आंसर जो आ गया वो आ गया, अलग नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है कि हाउ टू चेक वेदर अ वेक्टर इज इन द स्पैन। स्पैन में है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना, देखना इधर। स्पैन में होने का मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूं मान लो एस आपके पास, सपोज करो मान लो वी ओवर एफ कोई वेक्टर स्पेस है मान लो, और सपोज करो एस इज इक्वल टू लेट मी से x1 x2 डॉट 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 एक्स के कोई सबसेट है वी का। किसका सबसेट है, वी का। तो मेरा क्वेश्चन है
मेरा क्वेश्चन है कि अगर x v का कोई वेक्टर है ना, तो कैसे चेक करें कि x ls में है या नहीं, ठीक है ना। तो हाउ टू चेक इफ x बिलोंग्स टू ls। स्पैन में होने का मतलब x कहाँ आना चाहिए, ls में। कैसे पता करोगे x ls में है कि नहीं है? सर सम ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 शुड बी 1। हाँ मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, क्या दिक्कत है? जो दिया है सम ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, कहाँ 1 दिया है भाई, किसी में लिखा है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का सम 1 आना चाहिए, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 का सम 1 आना चाहिए, 2 अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 का सम 0 आना चाहिए। किसने कहा कि तीनों का सम 1 आना चाहिए? कहीं नहीं लिखा है मैंने ऐसा। अल्फा 1 अल्फा 2 का सम 1 आना चाहिए, अल्फा 2 अल्फा 3 का सम 1 आना चाहिए, और 2 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 का सम 0 आना चाहिए। ये लिखा हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया है वही तो होगा। तो कैसे चेक करोगे कि ये इसका एलिमेंट है कि नहीं है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर x जो है v में है, तो x ls में होने का मतलब क्या है? ls याद है आपको क्या होता था? कैन यू रिकॉल व्हाट वाज ls? ls की डेफिनेशन बेटा याद है? ls में क्या आते थे? x1 x2 xk के लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस सोन अल्फा के xk, जहां पे हर अल्फा आई फील्ड का एलिमेंट होता है। हर अल्फा आई किसका एलिमेंट होता है? फील्ड का, ठीक है ना। हर अल्फा आई किसका एलिमेंट होता है? फील्ड का। देन x बिलोंग्स टू ls कब बिलोंग करेगा? इफ एंड ओनली इफ देर एग्जिस्ट, देर एग्जिस्ट का सिंबल है ये। कब बिलोंग करेगा? जब आपको ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के मिल जाए, कहां? s में, सच दैट आप x को लिख पाओ अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस सोन प्लस अल्फा के xk। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कह रहे हैं दैट इज द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन रही है यहां पे? ये अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस सोन प्लस अल्फा के xk बराबर x, है ना, हैज अ सोल्यूशन, हैज अ सोल्यूशन। ये बात समझ में आई कि नहीं? इस स्लाइड पे जो बातें लिखी गई हैं वो आपको क्लियर है कि नहीं? यही तो हुआ ना। अगर मुझे पता करना है कि x ls में है कि नहीं है, तो कैसे पता करूंगा? बस मुझे ये पता करना है कि क्या जो आपका x है वो s के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं। मतलब मुझे ये पता करना है कि क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं, क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं, यही तो पता करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं s लेता, सपोज करो मैं s लेता हूं 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। किसका सबसेट है ये? P3R का। किसका सबसेट है? P3R का। मेरा क्वेश्चन है कि डज द वेक्टर, कौन सा वेक्टर? लेट मी से x इक्वल्स, x मत बोलो, x तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। डज द वेक्टर v इक्वल्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिलोंग टू ls? ये पूछा है। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? यहां चाहे तो वेक्टर का नाम v रख दो, थोड़ा आसानी होगा। v रखने से क्या होगा कि वो कभी पॉलिनोमियल यूज करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये पॉलिनोमियल x है कि वेक्टर x है, ठीक है। तो v लिख दो यहां पे, v इज एनी वेक्टर ऑफ v, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? तुम लोग थोड़े से चेंज से घबरा जाते हो। मैं बस इतना कह रहा हूं कि x से डिनोट करने की बजाय v के वेक्टर को v से डिनोट कर दो, ठीक है। हाँ, अब v मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सिंपल सा फंडा है, मुझे v को लिखना है, ये मेरे लिए x1 है, ये मेरे लिए x2 है और मेरे लिए x3 है। तो मुझे क्या करना है? मुझे v को लिखना है अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3, है ना। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब मैं एक ट्रिक बताता हूं, आप चाहो तो पूरा लिख लो ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर
बराबर अल्फा 1 इंटू में 1 प्लस एक्स प्लस अल्फा 2 इंटू में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना। चाहे तो आप ऐसे पूरा लिख लो, चाहे तो अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करना है, डायरेक्टली कैसे मैट्रिक्स पे पहुंच जाना है, ठीक है। अब आप कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो कांस्टेंट टर्म इधर 1 है, इधर कांस्टेंट टर्म अल्फा 1 आएगा, तो अल्फा 1 की वैल्यू 1 हो गई। फिर x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट इधर 1 है, यहां x का कोफिशिएंट आएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यहां एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो, एक्स क्यूब इधर है ही नहीं, है ना, और उधर एक्स क्यूब कोफिशिएंट है अल्फा 3, तो 0 हो गया। तो अल्फा 1 1 आ गया, अल्फा 3 0 हो गया, तो यहां से अल्फा 2 क्या आएगा, अब ध्यान सुनना, ये अल्फा 1 यहां पुट करोगे तो अल्फा 2 की वैल्यू क्या आएगी। कभी कभी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बोल दूं, कभी कभी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली भी हो जाता है। जैसे यहां हो जाएगा, अल्फा 1 की वैल्यू यहां पुट करो तो अल्फा 2 की वैल्यू हो गई 0, है ना, और अल्फा 2 की वैल्यू अगर यहां पुट करो तो यहां वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में अगर पुट करो अल्फा 2 की वैल्यू, तो यहां से अल्फा 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा 2 की 0 रखोगे तो अल्फा 3 की आ जाएगी 1। तो अल्फा 3 1 है, अल्फा 3 यहां से 0 है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं, तो वी हैव नो सोल्यूशन। यहां से अल्फा 3 1 आ रहा है और यहां से अल्फा 3 0 आ रहा है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो देयरफॉर वी डज नॉट बिलोंग्स टू एलएस। अब आप चाहते तो वैसे भी कर सकते थे, कैसे, आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाते, लेकिन क्यों बनाओगे, जब आसानी से हो रहा है तो मत पंगे लेना, मेरी बात समझ रहे हो। जब आसानी से सॉल्व हो जा रहा है तो पंगे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं हो रहा है तो फिर पंगे लेने पड़ेंगे, फिर तो मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में यहां तक, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है सब कुछ, हाँ जी। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चेक वेदर दिस बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन और नॉट। अब मेरे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझ में आ गया ये बात भाई सबको। अब यहां पे वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल का हो, चाहे मैट्रिसेस का हो, चाहे किसी का हो, ठीक है, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। यहां पे वो ट्रिक बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, अदरवाइज ट्रिक केवल इतनी थी कि जब आपका ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आया हुआ है, इसको मैट्रिक्स मेथड जब सॉल्व करने जाओगे, तो जब आप वो मैट्रिक्स बनाओगे तो अल्फा 1 के कोफिशिएंट लिखोगे तो पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 0, चौथे वाले में 0। अल्फा 2 के लिखोगे तो पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 1, चौथे वाले में 0। अल्फा 3 के लिखोगे तो पहले में 0, दूसरे में 0, तीसरे में 1, चौथे में 1, और लास्ट में लाइन खींच के ये लिखोगे 1 1 1 0। तो अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देख पाओ तो आप देख सकते हो कि जो ये 1 1 0 0 आया है ना, 1 1 0 0 अल्फा 1, वो आपका ये आया है 1 1, मतलब इसमें एक्स क्यूब तक अगर आप ले जाओ तो इसको आप लिख सकते हो ना 0x² प्लस 0x3, और इसमें x प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो 0x3, और यहां पे 0 प्लस में, और यहां पे आप लिख सकते हो इसको, यहां पे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 0 प्लस 0x। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं कांस्टेंट टर्म x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, वही कोफिशिएंट्स का कॉलम बन जाता है। यहां पे देखो 1 1 0 0 है ना, तो यहां पे आपका 1 1 और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाला 0 है। फिर यहां देखो दूसरे वाले में 0 1 1 0 है ना, तो 0 इसलिए आया क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 है, 1 इसलिए आया क्योंकि एक्स की जगह पे 1 है, और यहां पे 1 इसलिए आया क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है जो आप ऑब्जर्व कर पाओगे तो डायरेक्ट मैट्रिक्स पे पहुंच जाओगे। ऐसे लास्ट वाले में देखोगे तो यहां देखो ना तो एक्स है ना तो कांस्टेंट है, तो एक्स की जगह पे भी 0 है, कांस्टेंट के जगह पे भी 0 है, एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 आ गया और एक्स क्यूब की जगह पे 1 आ गया, और बाद में 1 1 1 0 ये वाला है आपका, जो आपका ये दिया था 1 1
1 और एक्स क्यूब नहीं है तो उसकी जगह पे 0। तो डायरेक्टली मैट्रिक्स पे ऐसे पहुंच सकते हो आप। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, समझ में आया? अल्फा 1 तो क्लियर है, बट अल्फा 2 अल्फा 3 कैसे कंपेयर किया? मैंने अल्फा 2 अल्फा 3 कंपेयर नहीं किए। मैंने अल्फा 1 की जो, ध्यान सुनना मेरी बात, जो, अच्छा किसकी बात कर रहे हो आप लोग? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तो हमको निकालने हैं। हाँ बिल्कुल अभिषेक, आप सही समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको जो है डायरेक्टली इस मैट्रिक्स को लिख देना है, डायरेक्टली इस मैट्रिक्स को लिख देना है। अगर लिख दोगे तो बस आगे बस ये सॉल्व करना है। अब इसको 0 करना है आपको, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो यहां से अल्फा 3 0 आएगा, यहां से अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 1 आएगा, अल्फा 3 0 है तो अल्फा 2 1 हो जाएगा। फिर यहां से आप पुट करोगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 1 आएगा, अल्फा 2 यहां से 1 आया तो मतलब 0 हो जाएगा। कहने का मतलब अब आप यहां से सॉल्व कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे वैसे सॉल्व करो, जैसे भी सॉल्व करो, अल्टीमेटली सॉल्व करने से मतलब है। हाँ मैं ये कह रहा था, हम स्पैन स्पैन खेल ही रहे तो अच्छे से खेलें। जैसे आप बताओ, मान लो मेरे पास ये होता C2, C2 याद है सबको? C2 में वेक्टर होते हैं x1 x2, जहां पे x1 x2 क्या होते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये जो C2 है ये ओवर R भी वेक्टर स्पेस बनता है और ओवर C भी वेक्टर स्पेस बनता है, दोनों के ऊपर वेक्टर स्पेस बनता है। तो मान लो मैं इसको वेक्टर स्पेस पहले बोल रहा हूं ओवर R, चलो ओवर C बोल देता हूं पहले, ओवर C। मुझे पता करना है वो S बताओ, फाइंड S सच दैट LS इक्वल टू C2। तो मैंने तरीका आपको बताया है कि कुछ नहीं करना, इसका वेक्टर लो x1 x2, इसको आप लिखोगे x1 इंटू 1 0 प्लस x2 इंटू 0 1। तो जितने भी वेक्टर हैं आपके C2 में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, याद रखना ये कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की ले रहे हो, तो जो स्केलर आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि x1 x2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, आई बात समझ में? तो आपका जो C2 है वो किससे स्पैन हो गया? C2 स्पैन हो गया 1 0 0 1 से, जो कि कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, हर Fn जो है वो ऐसे ही स्पैन होता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये तब बन जाएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा अगर मैं C2 लूं एज अ वेक्टर स्पेस ओवर R, तो x1 x2 C में है, लेकिन मैं ओवर R कंसिडर कर रहा हूं, फील्ड रियल नंबर की ले रहा हूं, और मैं जानना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना प्लीज, इधर उधर मत घूमना, मैं जानना चाहता हूं कि अब वो S कौन सा है, फाइंड S सच दैट LS इज इक्वल टू C2। तुम कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है, 1 0 0 1 तो अभी भी लिख सकते हो, x1 x2 C2 का एलिमेंट उठाओगे आप, तो x1 x2 C2 का एलिमेंट अगर आपने उठाया है ना, तो आप लिख दो x1 इंटू 1 0 प्लस x2 इंटू 0 1। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि जो यहां पे स्केलर्स आ रहे हैं, पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर अलाउड थे तो मैंने कोई टेंशन नहीं ली, x1 x2 एज इट इज लिख दिया क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब दिक्कत यह है कि अब स्केलर फील्ड जो है वो आपकी R है, मतलब अब जो वहां पे बाहर आने चाहिए वो क्या आने चाहिए? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए स्केलर क्या यूज करने हैं? अब रियल नंबर। फर्क समझ में आ रहा है? बोलो। तुम लोग यार पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाते हो यार, देखो ये गलत बात है। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस पे ध्यान नहीं लगा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि ओवर R अगर है तो जो आपने यहां पे स्केलर लिख दिए थे x1 x2, अब वो नहीं ले सकते, क्योंकि पहले स्केलर कॉम्प्लेक्स ले सकते थे, लेकिन अब स्केलर आपको रियल लेने हैं। तो अब क्या करोगे? तो मान लो आपने कोई भी जनरल वेक्टर उठा लिया x1 x2 C2 का, तो x1 x2 क्या है? x1 x2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मुझे रियल नंबर के ऊपर इसको लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्लें कैसी होती है? x1 बराबर होता है a1 प्लस आयोटा b1, और x2 बराबर हो गया a2 प्लस आयोटा b2।
तो मैं यहां पे लिखूंगा x1 कॉमा x2। x1 क्या है, a1 प्लस आयोटा b1, और ये क्या है, x2 a2 प्लस आयोटा b2। अब आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में? पहले तो 2 दिख रहे थे, अब कितने दिख रहे हैं? 4 दिखने चाहिए। कौन कौन से? a1 b1 a2 b2। यहां पे a1 b1 क्या है? रियल नंबर। यहां पे a2 b2 भी क्या है? रियल नंबर। ठीक है ना, समझ रहे हो? अब मैंने क्या कहा था, जो वेरिएबल है ना उनको बाहर रख लिया करो। जैसे मैंने a1 को बाहर रख लिया, अब अंदर क्या लिखूंगा? तो अंदर मैंने कहा था a1 की जगह पे 1 रख दो, बाकी सब जगह 0 रख दो। जिसको तुमने बाहर लिखा है ब्रैकेट के, उसकी जगह पे 1 लिख दो, बाकी सब जगह 0 रख दो। तो यहां पे मैं 1 रखूंगा, बाकी सब जगह 0 रखूंगा। तो 1 कॉमा 0 पहला वेक्टर अपना ये आ गया। फिर ऐसे a2 बाहर लो, a2 बाहर लोगे तो यहां 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, a2 की जगह पे 1 करना पड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर b1 बाहर लो, b1 की जगह पे 1 रखोगे, बाकी सब जगह 0, तो ये हो जाएगा आयोटा, है ना, कॉमा 0। फिर b2, तो जहां b2 है बस वहां 1 लिखोगे, बाकी सबकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, सबकी जगह 0, तो रहेगा 0 कॉमा आयोटा। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर C2 है, जब आप उसको वेक्टर स्पेस ओवर R मानोगे तो उसके सारे वेक्टर इन 4 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। कौन से 4 वेक्टर्स हैं ये? 1 कॉमा 0, 0 कॉमा 1, I कॉमा 0 और 0 कॉमा I। ठीक है कि नहीं? तो जो आपका C2 हो गया, है ना, ओवर R, ये जरूरी हो गया, फील्ड बताना जरूरी है। तो जो C2 ओवर R है, C2 ओवर R जो है वो 4 वेक्टर से स्पैंड है। कौन कौन से वेक्टर हैं वो? 1 कॉमा 0, 0 कॉमा 1, I कॉमा 0 और 0 कॉमा I। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को भी हो तुरंत पूछो, बिल्कुल शर्माने का नहीं, शर्माओ मत बिल्कुल। शर्मा तो नहीं रहो तुम लोग? ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर C2 वाला जो है, अगर आप ये कंसिडर करते हो तो R के ऊपर अलग सेट से स्पैन होगा और C के ऊपर अलग सेट से स्पैन होगा। कहने का मतलब यहां से ऑब्जर्वेशन आपके पास ये आनी चाहिए कि जब आप स्पैन निकालते हैं किसी सबसेट का, तो फील्ड पे भी डिपेंड करता है कौन सी फील्ड कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है ना, कौन सी फील्ड कंसिडर कर रहे हैं। समझ नहीं आया रितेश? ठीक है, रितेश बताओ क्या नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूं, बताओ क्या नहीं समझ में आया। एक बार ना लिख लो ध्यान से कि क्या बात समझ में नहीं आई, तो मैं समझा देता हूं। ठीक है ना, इसमें A1 A2 B1 B2 कहां से लेने हैं? सर B1 में सेकेंड एलिमेंट पर आयोटा आना चाहिए। अच्छा, B1 में सेकेंड एलिमेंट पर आयोटा आना चाहिए, क्यों? B1 की जगह पे 1 लिखोगे ना, तो B1 तो यहां है, तो यही 1 लिखोगे, इसको 0, इसको 0, इसको 0 करोगे तो आयोटा कॉमा 0 ही तो आएगा। इसको जोड़ के देख लो ना, पूरा यही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस आयोटा B2। A1 प्लस आयोटा B1 आ गया, फिर अगला आएगा A2 प्लस आयोटा B2 आ गया, बाकी सब 0 है। A1 A2 के लिए वेक्टर कैसे लिखे हैं? मतलब नहीं समझा, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा बेटा। क्वेश्चन क्लियर लिखो कि क्या चीज नहीं समझ में आई। पहले वाले v का वैल्यू इनकरेक्ट है, क्या मतलब?
क्लियर है? चलो क्लियर है तो सही है। तो ये आपको समझना है, एहसास करना है कि जब आप फील्ड चेंज कर देते हो, है ना, तो वही सेम वी जो है, वी सेम है, वेक्टर स्पेस सेम है। यहां पे भी वी सी टू था लेकिन फील्ड सी की थी, यहां पे भी वी सी टू है लेकिन फील्ड रियल नंबर की है। तो फील्ड चेंज कर देने से जो वेक्टर स्पेस पहले किसी सेट से जनरेट हो रहा था, जरूरी नहीं कि उसी से अभी भी जनरेट हो, किसी और से जनरेट हो सकता है। ठीक है? क्वेश्चन पूछो, बिना क्वेश्चन पूछे कैसे डाउट्स क्लियर होंगे? अच्छा, रितेश कह रहे हैं 1001 कैसे लिखे हैं? फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ना लिए? इसलिए नहीं लिए क्योंकि वहां पे फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की थी, तो ये खुद ही बाहर आ गए x1 x2। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है तो जो स्केलर बाहर लेने हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर ले सकते हो, तो x1 x2 तो खुद ही कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो यहां पे मुझे a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है? लेकिन यही काम जब मैं यहां पे करना चाह रहा था फील्ड रियल नंबर की लेके, तो मैंने पहले तो यही सोचा कि यहां पे भी x1 x2 कॉमन ले लेता, लेकिन x1 x2 रियल नंबर तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए मुझे पहले x1 x2 को कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है उसमें लिखना पड़ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है? a प्लस आयोटा b टाइप का, तो a1 प्लस आयोटा b1 x1 को लिख दिया, a2 प्लस आयोटा b2 x2 को लिख दिया, तो अब x1 x2 की जगह पे a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2 आ गया। फिर मैंने कहा कि अब इसमें कितने वेरिएबल हैं जो वेरी कर रहे हैं? a1 b1 a2 b2, 4 वेरिएबल है। तो मैंने एक तरीका बताया है, तरीका ये है कि जब आपको कोई वेक्टर दिया जाए, आप देखो कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, फिर आप क्या काम करो, पहला वेरिएबल बाहर रखो, ब्रैकेट लगाओ या मैट्रिक्स लगाओ या पॉलिनोमियल लिखो, जो भी दिया हो। जैसे यहां पे ब्रैकेट लगाना है क्योंकि कंपोनेंट्स दिए हैं, है ना, तो आप पहला वेरिएबल बाहर करो, ब्रैकेट लगाओ, और ब्रैकेट जो यहां पे जो भी चीज है, मैट्रिक्स है कि पॉलिनोमियल है, जो भी है, उसमें जो वेरिएबल आपने बाहर रखा है उसको 1 रख दो, बाकी सबको 0 कर दो। तो a1 की जगह पे मैं 1 रखूंगा, a1 को बाहर लिया ना, तो a1 की जगह पे 1 रखूंगा, इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में a1 की जगह 1 रखूंगा, बाकी सबको 0। ये ट्रिक है। तो a1 की जगह पे मैंने 1 रख दिया, इसको 0 रखूंगा तो प्लस आयोटा 0, इसको 0 रखूंगा तो 0, प्लस इसको 0 रखूंगा तो रहेगा आयोटा 0, तो ये आपका बेसिकली आ गया 1,0। तो a1 के साथ आएगा 1,0। ऐसे जब b1 के साथ देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, b1 की जगह पे क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, बाकी सबको 0। ऐसे a2 की जगह पे 1 रखूंगा, बाकी सबको 0, तो ऐसे ही 4 आ जाएंगे। ये समझ रहे हो? तरीका ये है, जिस वेरिएबल को बाहर रख रहे हो उसके अलावा बाकी सबको क्या करना है। हाँ, वही बता रहा हूं संघर्ष की कैसे a1 a2 के लिए 1001 लिख दिया। मैंने क्या कहा कि जो वेक्टर है जनरल, उसमें जहां जहां आपका a1 है वहां 1 लिख दो, बाकी सब जगह 0, और उसको a1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और जहां a2 है वहां 1 लिख दो, बाकी सब जगह 0, उसको a2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। शिवादित्य कह रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने, आर एन ओवर क्यू का स्पेनिंग सेट क्या होगा? तो ये हम देखेंगे कि आर एन ओवर क्यू जो है उसका कोई स्पेनिंग सेट नहीं आता है। ठीक है? हाँ, सी ओवर आर होगा तो 1,0, सी ओवर आर वेक्टर स्पेस लोगे तो 1,0,0 कॉमन कैसे आ रहा है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए ना। देखो सी ओवर आर, देखो ध्यान से सुनना, और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं सी ओवर आर ले लूं, सी मतलब a प्लस आयोटा बी, ए बी आर रियल नंबर्स, और मैं ओवर आर ले रहा हूं इसको वेक्टर स्पेस, तो आप कोई भी वेक्टर उठा रहे हो तो वो a प्लस आयोटा बी आ रहा है, जिसको आप लिख सकते हो a इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू बी, या b इंटू आयोटा लिख सकते हो कि नहीं? तो ये आपका हो गया स्केलर, ये पहला वेक्टर, ये स्केलर, ये दूसरा वेक्टर। मतलब आपका जितना भी वेक्टर है सी का, वो इन दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। किसका किसका? 1 और i का। तो जो आपका सी ओवर आर है
वो स्पैन हो जाएगा 1, से। सी और आर किससे स्पैन हो जाएगा? 1, से। ठीक है। अक्षत पूछ रहे हैं स्पैनिंग सेट क्या होता है। कल बताया तो था यार स्पैनिंग सेट क्या होता है। एस को डब्लू का स्पैनिंग सेट कहते हैं अगर डब्लू का हर वेक्टर एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए। हर वेक्टर, ठीक है, हर एक वेक्टर क्या बन जाए? एस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखना। कह रहे हैं कि अगर एस 110 213 है R3 का सबसेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑफ R3 आर इन द स्पैन ऑफ एस। कौन से वेक्टर हैं जो स्पैन ऑफ एस में है? तो कैसे चेक करोगे? स्पैन ऑफ एस निकाल के देखते हैं पहले। आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप हर एक को मान लो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। जैसे ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, और आप इसको लिख दो अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2। ऐसे इसको लिख दो अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2। ऐसे इसको लिख दो अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2। ऐसे इसको लिख दो अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा, जो समझ गया ना। और अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू निकाल लो। अगर वैल्यू कुछ मिल रही है तो बोल देना कि ये वेक्टर स्पैन में है, नहीं मिल रही है तो नहीं है स्पैन में। ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पहले एलएस निकाल लो। जब एक आध दो वेक्टर दिए हो तो टेंशन मत लिया करो, एलएस निकाल लो, है ना। एलएस क्या होगा? अल्फा 1 इंटू में 110 प्लस अल्फा 2 इंटू में 213, जहां पे आपका अल्फा 1 अल्फा 2 रियल नंबर है ना। यही तो होता है। अब इसको सॉल्व करना तो आ जाएगा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 कॉमा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कॉमा 3 अल्फा 2। ठीक है ना। जहां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू आर। ये देख लो एक बार। यहां से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आएगा, 2 अल्फा 2 आएगा, फिर यहां से अल्फा 1, यहां से अल्फा 2 आ जाएगा, फिर यहां 0, फिर यहां से अल्फा 3 आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, मतलब क्यों कर रहा हूं पहले तो वो भी समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो इसको वैसे ही करना पड़ेगा, मतलब आपको देखना पड़ेगा। देखो 0 0 0 तो आ ही जाएगा। 0 0 0 कैसे आ जाएगा? मतलब ऐसे नहीं हो पाएगा ये जो मैं सोच रहा था। तो आप क्या करो, वही करो जो मैंने बताया है। आप इसको लिख सकते हो, इसको तो डायरेक्टली लिख सकते हो 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2। 0 तो हमेशा स्पैन में आता है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या 2 2 3 आएगा स्पैन में? तो 2 2 3 अगर स्पैन में आता तो अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 क्या हो जाता? 3। अगर ये स्पैन में आता तो अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 3 हो जाता, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है वो 2 हो जाता, और अल्फा 3 अल्फा 2 जो है वो 3 हो जाता। यहां से अल्फा 2 की वैल्यू निकालो, है ना। और वो अल्फा 2 की वैल्यू यहां पे भी पुट करो, यहां पे भी पुट करो। देखो क्या कोई अल्फा 2 आ रहा है। ऐसे ही 1 2 3 के लिए करो, वैसे ही 4/3 1 1 के लिए करो। ठीक है। हाँ, डीपीपी का क्वेश्चन है, समझ रहे हो तो करो। आई बात समझ में? इसको सॉल्व करो। हाँ, एक काम और किया जा सकता है, मतलब तुमको 1 2 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएंगी ये देखने के लिए कि ये इसके स्पैन में बिलोंग कर रहा है। अगर ये करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज आर बोल दिया ना, तो मतलब सब करने पड़ जाएंगे। केवल ये पूछा होता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑफ R3 इज आर इन द स्पैन, तब तो भाई पूरा करना पड़ेगा। अगर एक ही पूछा होता तो पहला करके आगे बढ़ जाते। ठीक है। तो अब एक तरीका और हो सकता है इसको करने का, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुमको ये वाला जो तरीका है इससे तुमको 3 इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। एक बार इसको लेकर के सॉल्व करोगे, फिर इसको लेकर सॉल्व करोगे, फिर इसको। तो मैं एक चालाकी कर रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी चालाकी। इधर देखो, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। कोई भी एबीसी, मेरी बात ध्यान से सुनना,
आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है? हाँ जी, प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं सारे ऑप्शन चेक करूंगा तो मुझे कितनी सारी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। एक बार 3 2 3 के लिए, एक बार 1 2 3 के लिए, एक बार जो लास्ट वाला दिया है उसके लिए। तो मैं उससे बचना चाहता हूं, तो मैं कैसे बचूंगा मैं वो आपको बता देता हूं। राज की बात, राज की बात यह है कि मैं इन जनरल देख लूंगा कि कोई वेक्टर इसमें कब आएगा। मतलब मैं बोल रहा हूं कि कोई भी R3 का वेक्टर इसमें कब आएगा वो पता लगा लो। मतलब कोई भी A कॉमा बी कॉमा सी कब बिलोंग करेगा LS में। LS में बिलोंग करने का मतलब ये हुआ कि आपका A कॉमा बी कॉमा सी जो है वो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए? इन दोनों का, α1 1 1 0 प्लस α2 2 1 3। तो मतलब मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैं ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाऊंगा जिसमें पहला वेक्टर कौन सा आएगा 1 1 0, दूसरा वेक्टर कौन सा आएगा 2 1 3, उसके बाद ये लाइन खींच देते हैं, फिर लास्ट में लिख देते हैं ABC। अब क्या करेंगे हम? अब हम जो अपना ये मेन डायगोनल है इसके नीचे की एंट्रीज को जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये तो ऑलरेडी जीरो है, 1 को जीरो करते हैं। ठीक है, तो 1 को कैसे जीरो करेंगे देखना ध्यान से। क्या ऑपरेशन लगाओगे? R2 गोज टू R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका, दिस विल बी 1 2A, फिर 0 माइनस 1 फ्री हो गया आपका B माइनस A, क्योंकि R2 माइनस R1, और 0 3C। ठीक है, अब क्या हम इसको भी जीरो बना सकते हैं किसी तरीके से? कैन वी मेक दिस एज जीरो? इसको जीरो बना सकते हैं अगर हम क्या अप्लाई करें, अगर हम अप्लाई करें R3 गोज टू R3 प्लस 3R2। तो ये बन जाएगा आपका 1 2A, है ना, 0 माइनस 1 B माइनस A, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, और C में इसका 3 टाइम्स जुड़ जाएगा, तो C प्लस 3B माइनस 3A, है ना, 3C प्लस 3B माइनस 3A। अब जब आप ये इक्वेशंस लिखने आओगे तो दोबारा से लिखोगे तो यहां से इक्वेशन आएगी 0 इज इक्वल टू C प्लस 3B माइनस 3A, है ना, यहां से। और यहां से इक्वेशन आएगी, ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी? 0 α1 माइनस α2 बराबर B माइनस A। तो इसका मतलब आपका α2 हो जाएगा B माइनस A, है ना, α2 विल बी A माइनस B। और यहां से आपका α1 प्लस 2 α2 बराबर A आएगा, सो α1 प्लस 2 α2 बराबर A आ जाएगा। तो यहां से आपकी α2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? α2 की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगा A माइनस, सॉरी α2 की तो पता है हमको, α1 की आ जाएगी A माइनस 2 α2। रख देना यहां वैल्यू, देख लेना क्या आएगी। α1 यहां से आ जाएगा, α2 यहां से आ जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि α1 α2 तो जो आएगा सो आएगा, लेकिन पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब कोई भी ABC LS में तभी आएगा जब C प्लस 3B माइनस 3A 0 हो जाए, है ना। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अगर ये 0 नहीं हुआ, अगर ये 0 नहीं हुआ तो कभी भी ये स्पैन में नहीं आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ जी बोलो। अगर ये 0 नहीं हुआ तो कभी भी स्पैन में नहीं आएगा। जो आपकी ये वैल्यू आ रही है, कंडीशन आ रही है ना कि C प्लस 3 इंटू B माइनस A मस्ट बी 0, इसका मतलब ये हुआ कि आपका C बराबर होना चाहिए 3 टाइम्स A माइनस B। तो अगर ये कंडीशन कोई ABC सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो स्पैन में नहीं आएगा। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? C इक्वल टू 3 इंटू A माइनस B। जैसे ये सेटिस्फाई कर रहा है, C मतलब ये हो गया, इज इक्वल टू A माइनस B का थ्राइस,
ए माइनस बी आपका हो गया, ये जीरो का थ्राइस तो जीरो ही आएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आ जाएगा। यहां देखो ए माइनस बी करो, 3 माइनस 2 कितना है 1, 1 का 3 टाइम्स सी आ गया कि नहीं, तो ये भी आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, ए माइनस बी कितना है -1, -1 का 3 टाइम्स क्या 3 आता है, नहीं, तो ये नहीं आएगा। ये ए माइनस बी करो तो 4/3 -1 कितना हुआ, 4/3 -1 इज इक्वल टू 1/3, 1/3 का 3 टाइम्स कितना आएगा 1 आएगा, तो ये आ गया। ठीक है, चेक करो एक बार अपने आंसर की में, यही आंसर है कि कुछ और है, एक बार अपने आंसर की में चेक करो, आंसर्स यही है। ठीक है, बोलो। अब आप जो ये सोल्यूशन कराने का मकसद समझ में आया आपको, आज मैं मकसद वर्ड ज्यादा यूज कर रहा हूं, ये तरीका कराने का फायदा समझ में आया आपको, इस तरीके से क्वेश्चन करने का, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस मेथड, है ना। बताओ क्या फायदा हुआ, समझ में आ गया ना, कि भाई कहां मैं तीनों को अलग अलग सॉल्व करता, कहां मैंने एक बस ए बी सी लेकर के सॉल्व कर लिया और ए बी सी के ऊपर कंडीशन ले आया, फिर इस कंडीशन में रख के देख लिया कौन भाई साहब सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन भाई साहब सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आगे, जो नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो बाहर गए, है कि नहीं। तो कभी एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको आंख बंद करके मैट्रिक्स लिख देनी है। मैट्रिक्स कैसे बनेगी, सिंपल सा फंडा है, मैट्रिक्स जो बनती है यहां पे, उसका पहला कॉलम पहला वेक्टर, दूसरा कॉलम दूसरा वेक्टर, और लास्ट वाला कॉलम जिसको पूछा गया है कि स्पेन में है कि नहीं वो, तो लास्ट वाला कॉलम आपका एबीसी ये हो जाएगा, कहां गया ये एबीसी, पहला वेक्टर ये वाला, दूसरा कॉलम ये वाला, और लाइन खींची लास्ट में कौन सा, जिसको पूछा गया है कि स्पेन में है कि नहीं। ठीक है, मतलब आपको अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे, है ना, ध्यान समझना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, सपोज करो, हाँ बिल्कुल शॉर्ट काम के लिए, देखो मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास सपोज करो, मान लो एस कोई सबसेट है एफ एन का, एफ एन में यहां कुछ भी हो सकता है, ये एफ कोई भी फील्ड हो सकती है ना, एफ इज एनी फील्ड, एफ एन ओवर एफ में कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। और मान लो एस ऐसे दिया गया है आपको, कैसे दिया गया है, सपोज करो एक्स इज x1 x2 एंड सो ऑन एक्स के, और मान लो मैं कोई v दे के एफ एन का और पूछ रहा हूं कि डज v बिलोंग टू एल एस, तो आपको क्या करना है, वर्किंग कैसे करनी है, वर्किंग बहुत ध्यान से समझना, वर्किंग बहुत ध्यान से कैसे सॉल्व करना है ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना। इधर देखना, अगर आप ये कह रहे हो कि x1 x2 x के fn के एलिमेंट हैं, तो x1 एक वेक्टर होगा जिसमें n कंपोनेंट होंगे, मान लो वो है a11 a21 n नहीं, हाँ n कंपोनेंट होंगे एंड सो ऑन an1, ऐसे ही आपका x2 भी एक वेक्टर होगा जिसमें n कंपोनेंट होंगे, a21 सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, a12 a22 डॉट 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 an2 एंड सो ऑन, ऐसे ही आपका एक्स के होगा,
है ना। एक्स के में भी n कंपोनेंट होंगे। मान लो एक्स के हो गया आपका से A1K, A2K एंड डॉट 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 ANK, है ना। तो कैसे वर्किंग करनी है आपको ये कंसिडर करना। VFN का वेक्टर है, मान लो V में ये है, मान लो V में आपका है, लेट मी से V1 V2 VN। तो आपको क्या करना है, ये कंसिडर करना डायरेक्ट मैट्रिक्स। कंसिडर दिस मैट्रिक्स। कंसिडर कौन सी मैट्रिक्स, ये कौन सी वाली, जिसका पहला कॉलम x1 है, मतलब A11 A21 एंड सो ऑन AN1, जिसका दूसरा कॉलम x2 है, मतलब A12 A22 डॉट 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 AN2, और जिसका kth कॉलम xk है, मतलब A1k A2k एंड सो ऑन ANK, और लास्ट में ये लाइन खींच के क्या लिखोगे, V1 V2 VN। इस पे आप रो ऑपरेशन लगाओ, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आ रहा है। उस केस में तो जो आपका x1 x2 xk है, v उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मतलब स्पैन में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ ऐसा, अगर नो सॉल्यूशन का केस आ गया, जैसे कभी कभी आ जाता है ना 1 बराबर 2 3 बराबर 5 समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में आपको पता चल जाएगा कि इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बोलो। नहीं, कैसे पता कि केवल कॉलम मैट्रिक्स है, वो मैंने कहा कॉलम बना देना। मतलब इवन अगर x1 तुमको ऐसे भी दिया हो ना, अगर x1 ऐसे भी लिखा हो, समथिंग को ऐसे ऐसे करके लिखा हो, तब भी तुम उसको कॉलम बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम उसको कॉलम बना देना, भले उन्होंने रो लिख के दिया हो। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, और ऐसे ही आपको पॉलिनोमियल वाले में भी करना है और ऐसे ही मैट्रिक्स वाले में भी करना है। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करना, आप शायद ये ऑब्जर्व कर लिए होंगे, बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है, कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है ना ऐसा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an x की पावर n, ये पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये कॉलम है a0 a1 a2 एंड सो ऑन an। और ऐसे समझने से बड़े फायदे होते हैं, जैसे अगर पॉलिनोमियल वाले वेक्टर स्पेस में स्पैन वाला क्वेश्चन पूछ ले तो तुम भूल जाना कि ये पॉलिनोमियल है, तुम उन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स कॉलम में लिख लेना और पूरा उसको एफएन में ले जाना, मतलब पूरा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन ही किसमें चला जाएगा, एफएन में, है ना। और ऐसे ही दूसरी ऑब्जर्वेशन, अगर आपके पास ऐसी कोई मैट्रिक्स दी हो, सपोज करो आपके पास मैं मैट्रिक्स देता हूं ABCD, तो आप इस मैट्रिक्स को ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ वेक्टर ABCD। कैलकुलेशन करने के बाद कोई फर्क नहीं आएगा स्पैन चेक करने में या आगे देखेंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने में। एक्चुअली मैं ये तरीका आपको बताऊंगा डिटेल में। जब आपको कभी भी पॉलिनोमियल के लिए स्पैनिंग वगैरह चेक करना है तो उन पॉलिनोमियल को आप ये वेक्टर समझ लेना, है ना। ऐसे अगर मैट्रिक्स के लिए चेक करना है तो ये वेक्टर समझ लेना। अब मैट्रिक्स जैसे मान लो दूसरी होती, सपोज करो मैट्रिक्स ऐसी कोई दी होती, मान लो होता ABCDEF, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे बना लेना इसको ABCDEF, ऐसे, समझ रहे हो। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन किस में आ जाएगी, FN में आ जाएगी। एवरी पॉलिनोमियल को यू विल आइडेंटिफाई एज दैट वेक्टर, कॉलम वेक्टर। हर मैट्रिक्स को भी आप कॉलम वेक्टर के तरीके से आइडेंटिफाई करोगे। आपके लिए मैट्रिक्स नहीं है, कॉलम है। ठीक है, मैट्रिक्स नहीं है, क्या है, कॉलम है। और उसके बाद फिर ये वाला मेथड लगा देना और पता चल जाएगा कि ये इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं करा दूंगा इसका, इसको जस्ट दिमाग में रखना, अभी मैं इसका क्वेश्चन नहीं करा रहा। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में। एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट v इक्वल टू R2 एंड W बी y एक्सिस। W y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, W क्या है, y एक्सिस कैसा दिखता है, x कोऑर्डिनेट 0, मतलब 0 कॉमा समथिंग, है ना, 0 कॉमा b कह दो, जहां b रियल नंबर है। अब क्या पूछ रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सेम एलिमेंट ऑफ द कोसेंट स्पेस b बाई W।
मैंने आपको बताया था जब आप कोसेंट स्पेस की बात करते हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको पता होगी कि इन v बाई डब्ल्यू, वेन वी टॉक अबाउट कोसेंट स्पेस v बाई डब्ल्यू, तो इन v बाई डब्ल्यू मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर a प्लस डब्ल्यू और v प्लस डब्ल्यू बराबर एक ही शर्त पे होते हैं। किस शर्त पे बराबर होते हैं कि a माइनस बी करने पे w में आ जाए। ये बताया था कि नहीं बताया था, ये बताओ। पहला ये रूल बताया था और दूसरा एक और रूल बताया था कि a प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू तभी होता है जब a डब्ल्यू में बिलोंग करे। ये बात बताई है आपको कि नहीं बताई, पहले ये बताओ फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। बताया है ये बात। v बाई डब्ल्यू में मैंने बताया है कि दो एलिमेंट a प्लस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू बराबर तब होते हैं जब a माइनस बी डब्ल्यू में आ जाए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब जैसे मुझे यहां पूछा गया है कि क्या 1,2 प्लस डब्ल्यू बराबर 2,3 प्लस डब्ल्यू होगा, तो आप क्या करोगे, आपके लिए ये a है पूरा, आपके लिए ये पूरा b है। आपसे पूछ रहा है कि क्या a प्लस डब्ल्यू बराबर b प्लस डब्ल्यू है, तो आप पहले a माइनस बी निकालोगे। a माइनस बी करोगे तो आएगा 1 माइनस 2 हो गया -1 और 2 माइनस 3 भी हो गया -1। क्या -1 कॉमा -1 डब्ल्यू में है, नहीं है। तो अगर a माइनस बी डब्ल्यू में नहीं है तो a प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू के बराबर नहीं है। फिर अगला 2,3 प्लस डब्ल्यू 3,2 प्लस डब्ल्यू, इसमें भी a माइनस बी करो। ये आपका a है, याद रखना, ये b है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। यहां a माइनस बी करो सेकेंड वाले में, तो 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 2 1, ये भी नहीं आया डब्ल्यू में। डब्ल्यू में आने की क्वालिफिकेशन है कि पहला कंपोनेंट 0 होना चाहिए। यहां चेक करो a माइनस बी, तो 1 माइनस 1 हो गया 0 और 2 माइनस 3 हो गया -1। यहां 0 दिख गया तो वो डब्ल्यू में आ गया, और जैसे ही a माइनस बी डब्ल्यू में आया a प्लस डब्ल्यू बराबर b प्लस डब्ल्यू। यहां पे देखो इस वाले में a माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 मतलब 0 और 2 माइनस 4 मतलब -2 है ना, और ये डब्ल्यू में बिलोंग कर गया क्योंकि यहां 0 है, तो ये भी सही है। ठीक है भाई, समझ में आया ना। तो मतलब ये ऐसे कोई बहुत खतरनाक चीजें नहीं है, दीज आर एक्चुअली वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, और भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, होपफुली आज की क्लास फ्रूटफुल रही होगी। प्लीज रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कल डाउट भी लूंगा मैं आपके जो होंगे और क्वेश्चंस भी। चलिए, गुड नाइट।